हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का जो है मैथ एनसीईआरटी पर पूर्ण रूप से आधारित है। उसका अध्याय 7 जो हमारा त्रिभुज लेसन हमारा है त्रिभुज वाला, उसमें प्रश्नावली 7.1 हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक हम लोग जो है सर्वांगसमता का नियम एक थोड़ा सा देख ले रहे हैं। इसके बाद एक उदाहरण इसमें हम लोग लेकर के समझेंगे इसी नियम पर। देखिए सर्वांगसमता का कौन सा नियम इसमें है, ASA। ए का मतलब एंगल, साइड एंगल, यानी कोण, भुजा, कोण, सर्वांगसमता नियम भी हमारा नियम है। क्या नियम कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा बराबर हो तो ये त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। ऐसा जो है डेफिनेशन बता रही है। तो इसको हम लोग को क्या करना है कि फिगर बना करके इसको स्पष्ट करना है कि कैसे सर्वांगसम होंगे। देखिए यहाँ एक त्रिभुज हम लोग ये ले रहे हैं ऐसे, और एक त्रिभुज यहाँ पर ले रहे हैं इस प्रकार से। इस त्रिभुज का नाम ले रहे हैं ABC और इसका नाम ले रहे हैं PQ और R। इसमें कौन सा नियम लगाना है कि एंगल साइड एंगल लगाना है। तो यदि अगर इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इसके बराबर हो, ठीक, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, ये दोनों त्रिभुज आपस में ASA सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो दिखाया वो क्या हो जाएगा, हम देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण B इसके बराबर हमारा है कोण Q के, और यहाँ पर देखिए भुजा जो BC है ये किसके बराबर है, QR के बराबर है, और जो कोण C है ये बराबर हो जाएगा इसके कोण R के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से बराबर हो गया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि ये हमारा जो त्रिभुज है ये त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज यहाँ पर हमने लिया PQR के, इसके हमारे क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इस तरीके से जो है ASA सर्वांगसमता नियम को जो हम लोग पुष्टि करते हैं कि ये इस तरीके से ये सर्वांगसम हो जाता है। अब इसी फॉर्मूले पर जो है हम लोग को जो दो नियम बताए, एक SAS और ये ASA, इसी सब पर जो हम लोग को क्वेश्चन लगाना होता है। तो चलिए जो है उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं इसी पर। देखिए जो है उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 3 में लिखा है कि रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। देखो ये फिगर में इसका ड्रा किया हुआ फिगर दिया क्वेश्चन के अंदर, ये रेखा AB है और ये CD है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। क्वेश्चन में बोला है पहले से ही। फिर आगे लिखेंगे और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, जो O है रेखाखंड जो AD है इसका मध्य बिंदु, ये भी क्वेश्चन में करा है। तो यहाँ पर एक चीज ये नोटिस करिए कि अगर AD का मध्य बिंदु है तो ये वाली रेखा हमारे आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी, मध्य बिंदु क्वेश्चन में ऐसा बोला है तो ये बराबर हो गया। दूसरी चीज ये फिर लेकर कि दर्शाइए कि त्रिभुज AOB ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज जो है DOC ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा। ये चीज हम लोग को बतानी है। अब एक चीज यहाँ पर ये देखिए, अभी हम लोग इसको जो है दिखा देंगे। और अगर हम ये वाला कोण देखें तो और ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। तो इस कोण का नंबर ले लें 1 और इसको 2, ठीक, और इस वाले कोण का नंबर ये 3 ले लें और इस कोण का नंबर 4 दे दें। तो हम लोग लेकर के इसको हम लोग अब हल कर सकते हैं आसानी के साथ। जो भी क्वेश्चन के अंदर कह रहा है उसको जो है हल कर लिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो है
क्या क्या दिया है और क्या हल करना है उसको पहले लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है उसको लिख लो पहले। यहाँ पर लिख देंगे कि हम लोग कि ए बी ये समांतर है सीडी के। क्वेश्चन के अंदर पहले लाइन में लिखा है ये वाली भुजा इसके समांतर लिख दिया गया है इसको। और इसके अलावा और इसमें क्या कहा है कि अब देखो ये जब यहाँ देखो मध्य बिंदु है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा AO है ये बराबर हो जाएगा DO के, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर कर दिया हमने। अब इसी को लेकर के सिद्ध करना है, दो पॉइंट सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है, एक पॉइंट यहाँ पर लिखा और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा। मैं सीधे करने को ना लिख करके सीधे जो है उत्पत्ति कर रहा हूँ, क्योंकि अगर लिखेंगे सीधे करना है तो थोड़ा सा ज्यादा जगह ले लेगा, जगह कम है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला उत्पत्ति, और इसमें हम लोग जो है पहले पॉइंट को लेकर के हल करेंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारा, त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC, यही ना। तो इसी पे ले लेंगे तथा त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में इन दोनों त्रिभुज को ले लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर जरा देखिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर हो गया। किससे बराबर होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें कि शीर्षाभिमुख कोण इससे बराबर हो गया हमारा। और जरा ये देखिए जो AO है और DO ये भी बराबर हो गया। कहां से, ये तो हमारा दिया है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, ये बराबर है। और जरा ये वाला देखिए कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये क्यों बराबर हो जाएगा, ये एकांतर अंतःकोण हो जाएगा। कौन सा कोण, एकांतर अंतःकोण। कैसे, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना कि ये वाली इसके समांतर है, तो समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो जब ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। बराबर हो गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एकांतर अंतःकोण लिख सकते हैं। यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं, AD दिएगा पूरा लिख सकते हैं कि ABCD समांतर है। यहाँ से ऐसे AB समांतर है CD के तथा AD तिर्यक रेखा है। AD तिर्यक रेखा है। फिर उसके बाद लिख सकते हैं कि एकांतर अंतःकोण। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या केवल एकांतर अंतःकोण यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से तीनों चीज तो बराबर हो गई, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC के। ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया कि यह सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है, ASA से देखिए एंगल, साइड एंगल से हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। दूसरा वाला कार्य कि ये सिद्ध करेगी जो O बिंदु है ये CD का है, जो BC है इसका मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें कि इसको और इसको अगर बराबर सिद्ध करते हैं तो हमारा ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो कैसे बराबर हो जाएगा, दूसरा पॉइंट देखो, ये हमारा जो है बराबर ही है, जो BC है BO बराबर CO, ये बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, CPCD से, इससे CPCD से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव हिंदी बोला जाता है, ये इससे बराबर हो गया। अब बताइए कि जब ये बराबर हो गया
तो ये हमारा क्या ओ क्या कहलाएगा, जब बीसी का वो मध्य बिंदु ही कहलाएगा। यहाँ पे देख लिया तो अब ओ रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है। अब तो ओ रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है। इस तरीके से जो हम लोग इसको उदाहरण नंबर 3 को ऐसे जो है पूरा हल करके इसको दिखा देंगे। उम्मीद करता हूं कि उदाहरण नंबर 3 जो है क्लियर हो गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बस सर्वांगसमता की कसौटी को ध्यान में रखते हुए, सर्वांगसम को ध्यान में रखते हुए कौन सा सर्वांगसम का नियम लग रहा है उसी को लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाएगा। ये था आज का हमारा जो उदाहरण नंबर 3 और 1 हमने नियम पढ़ा है। अब इसके बाद जब हम लोग जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली वाले क्वेश्चन को।